हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। और आप सब लोगों की स्टडीज अच्छे से चल रही है। एंड आई ऑल्सो होप दैट आप लोगों ने इस सीरीज का जो पहला वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने 10th क्लास की सोशल साइंस की जो बुक है उसके सिलेबस को डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक किया था, वो आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद एक बार उसको जरूर देख लेना, ताकि आपको पूरा जो सिलेबस है उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आज हम शुरू करेंगे जो चैप्टर 1 है, दैट इज स्वर्णिम भारत, यानी कि जो प्राचीन भारत है उसका इतिहास। इस चैप्टर में महाजनपद काल से लेकर गुप्त काल तक का, उसके बाद में हर्षवर्धन काल तक का दिया हुआ है। इस चैप्टर के पहले वीडियो में हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला है महाजनपद काल, दूसरा है राजस्थान के प्रमुख कौन से जनपद थे, और जो तीसरा है वो है कि मौर्य वंश। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। और इंट्रोडक्शन में ये कहा गया है कि जो प्राचीन भारत है उसका इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। प्राचीन भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया के नाम से विश्व में जाना जाता था। जो वसुधैव कुटुंबकम और जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जो अवधारणाएं हैं, ये शुरू से ही प्राचीन काल से ही हमारे आदर्श रहे हैं। उसके साथ साथ इसके बाद में एक और पैराग्राफ दिया हुआ था, हालांकि मुझे उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए मैंने उस पैराग्राफ को इस स्लाइड में नहीं रखा है। आप एक बार उसको पढ़ जरूर लेना। उसका जो अगला पैराग्राफ है उसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण और महाभारत काल का जिक्र किया हुआ है और बताया हुआ है कि ये जो पूरा काल जो था वो भारत का स्वर्णिम काल था, क्योंकि इस काल में भारत में कला, विज्ञान, संस्कृति आदि जो है वो बहुत डेवलप्ड स्टेट्स में थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु और सरस्वती, जो सिंधु और जो सरस्वती नदियां हैं उनके जो बीच में घाटी जो है उसमें डेवलप्ड हुई थी। इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 2500 वर्ष बीसी, यानी कि 2500 बीसी से 1500 बीसी तक का माना जाता है। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, प्री हड़प्पन साइट एंड मेच्योर हड़प्पन साइट। तो हम उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे उस जानकारी में, लेकिन हमें ये पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो बहुत ही डेवलप्ड स्टेज में थी। उसको जो नगरीय जो नियोजन है वो आज भी विश्व में प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं कि आज से लगभग 4500 वर्ष पूर्व भी कितनी मैच्योर और डेवलप्ड तरीके से ये नगर नियोजन किया गया है। मकान किस तरीके से एकदम रेक्टेंगल पे बनाई गई दीवारें हैं। और हम ये भी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर हैं उनमें जो पानी के जो निकास की जो व्यवस्था है वो बहुत ही उचित तरीके से थी। तो हम कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो भारत का गौरवमयी इतिहास है। इसके साथ साथ रामायण और जो महाभारत जो काल था उसके जो विभिन्न आदर्श हैं वो हम आज भी हमारे नीति ग्रंथों के रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद का जो पीरियड आता है वो है महाजनपद काल। तो प्राचीन समय में जो मानव था वो जंगलों में रहता था। फिर उसके बाद में जैसे जैसे एग्रीकल्चर यानी जो कृषि है उसका विकास होता गया, तो वो एक जगह पर बसना शुरू किया, उसने एक जगह पर रहना शुरू किया। और उसी के फलस्वरूप छोटे छोटे जनपदों का निर्माण हुआ, जो बाद में महाजनपदों का रूप ले लिया। तो अगली स्लाइड में हम इन्हीं जनपदों के बारे में जानेंगे। और जो ये महाजनपद है इनकी एक प्रमुख विशेषता ये थी कि ये गणतंत्रात्मक थे, यानी कि यहाँ पे जो राजा होता था वो सिर्फ एक हेड होता था, लेकिन जो बाकी जो लोग हैं वो एक लोकतांत्रिक तरीके से अपना जीवन जीते थे। उनको अपने डिसीजंस लेने का अधिकार था, और जो डिसीजन मेकिंग जो होती थी वो भी सभी लोगों की सहमति के साथ मिलकर ली जाती थी। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसके बाद का जो काल है उसको वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उस काल के दौरान भारत में वेदों की रचना हुई थी। जो वेद हैं उनको विश्व के सबसे पुराने लिखित दस्तावेज के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद में जो चेंजेज आए उनमें सबसे इम्पोर्टेंट था जनपदों का अस्तित्व। तो उत्तर वैदिक काल में हमें जनपदों का अस्तित्व देखने को मिलता है, क्योंकि इस वक्त के टाइम तक जो गंगा घाटी जो थी उसमें लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया था।
उसकी वजह से लोगों ने जंगलों को साफ करना शुरू किया और एग्रीकल्चर जो है वो एक और डेवलप्ड रूप में करने लगे। उसकी वजह से चेंज ये आया कि पहले जो सिर्फ इंसान अपने खाने की ज़रूरतें पूरी करने के लिए खेती कर पाता था, उतना ही अनाज होता था। अब क्योंकि वो लोहे के औजारों का इस्तेमाल करने लगा था, उसने जंगल काट लिए थे, तो उसके लिए एक जगह रहकर एग्रीकल्चर करना पॉसिबल हो गया था। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जो गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, वहाँ पर मिट्टी जो है वो काफ़ी उपजाऊ है। उसकी वजह से कृषि का विकास हुआ, और जब कृषि का विकास हुआ तो उसके साथ-साथ जो बाकी और उद्योग और व्यापार और वाणिज्य जो हैं, उनका भी धीरे-धीरे विकास होना शुरू हुआ। उसकी वजह से इंसान ने एक ही जगह पर रहकर अपना घर बनाया और वहीं पर जीवन यापन करने लगा। उसके फलस्वरूप अलग-अलग जनपदों का डेवलपमेंट हुआ, जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि कहाँ-कहाँ ये सब जो जनपदें हैं वो डेवलप हुई। और उसके बाद में आगे चलकर इन्हीं जनपदों ने लगभग 600 वर्ष बीसी के आसपास महाजनपदों का रूप ले लिया। तो हम आगे अभी डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि कौन-कौन सी महाजनपदें भारत में विकास में आई। तो ये मैप मैंने आपकी बुक से ही लिया है। इस मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। भारत में लगभग 600 बीसी के बाद में 16 महाजनपदें विकास में आई। उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है उनके नाम हम एक बार देखते हैं और उनकी राजधानी देखते हैं। साथ में ही हम उसको मैप में भी देखने की कोशिश करते हैं कि उनका जो क्षेत्र था वो कहाँ था। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जनपद है वो है मगध जनपद। हम जानते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य जो है उसकी ये सीट थी, उसकी ये कैपिटल थी। तो जो मगध जो क्षेत्र है वो प्रेजेंट डे जो बिहार वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे ये मगध क्षेत्र होता था, ये वाला जो क्षेत्र है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट जो किंगडम है या जो जनपद है वो है मल्ल जनपद। मल्ल जनपद इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो कुशीनारा जो जगह है, यहाँ पर भगवान बुद्ध जो है उन्होंने अपना महापरिनिर्वाण घोषित किया था, और ये एक इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट भी है। यानी कि जो बुद्ध लोग जो हैं उनका ये एक इम्पोर्टेंट धर्म क्षेत्र है या तीर्थ स्थान हम कह सकते हैं। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट किंगडम है वो है मत्स्य और सूरसेन। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो राजस्थान का जो भूभाग है उसको भी कवर करती है। ये यहाँ पे ये मत्स्य जनपद है, और उसके बाद में ये वाला जो यूपी और जो राजस्थान का जो बॉर्डर वाला एरिया है, यहाँ पे सूरसेन महाजनपद का विकास हुआ था। उसके बाद में जो अगली इम्पोर्टेंट जो जनपद है वो है अवंती। अवंती जो आज प्रेजेंट डे जो उज्जैन है उसके आसपास वाला जो क्षेत्र है इसमें डेवलप हुई थी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट महाजनपद है। उसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट महाजनपद जो है वो है पांचाल। पांचाल का पूरी तरीके से तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जिक्र मिलता है कि जो ये पांचाल है और जो ये अहिछत्रपुर है, महाभारत की जो लड़ाई है वो इसी क्षेत्र में हुई थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि टोटल 16 जनपदें थी, उनमें से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और कुछ कम इम्पोर्टेंट थी। इसके अलावा एक और चीज़ जो देखने लायक है वो ये है कि इन जनपदों का जो विस्तार जो था वो पूर्व में जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश जो है वहां तक था, लेकिन पश्चिम में इसका जो विस्तार है वो प्रेजेंट जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है वहां तक था। यानी कि जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जिसका हम नाम जानते हैं, हम सुनते हैं, वो आज जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है वहां पर मौजूद थी, और यहीं पर जो आचार्य चाणक्य थे वो एक पढ़ाया करते थे। उसके बाद में जो प्रेजेंट डे जो अफगानिस्तान है वहां पे गांधार महाजनपद का विकास हुआ था, जिसकी जो कैपिटल है वो थी कम्बोज। तो इस तरीके से ये जो कम्बोज और जो गांधार है, ये जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है वहां पर थी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो जनपदें थी वो मुख्यतः उत्तर भारत में डेवलप हुई, और उनका जो विस्तार है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक भी फैला हुआ था। उसके बाद में हम आते हैं कि राजस्थान की प्रमुख कौन कौन सी जनपदें थी। तो अपनी बुक में राजस्थान की 4 प्रमुख जनपदों के बारे में दिया हुआ है। उसमें हम सबसे पहले जो जानेंगे वो है जांगल प्रदेश। तो जो प्रेजेंट डे बीकानेर जोधपुर वाला जो क्षेत्र है, बीकानेर और जोधपुर, उस वाला जो भूभाग है उसको जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और जो इसकी राजधानी थी वो जो प्रेजेंट डे जो नागौर है उसको अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था, और वो जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। और वहां का जो राजा था वो खुद को जांगलधर बादशाह कहलाता था। उसके बाद में जो सेकंड इम्पोर्टेंट जो राजस्थान की जनपद है वो है मत्स्य जनपद। तो जो हमारा प्रेजेंट डे जयपुर के जो आसपास का जो क्षेत्र है
उसको मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। इसका विस्तार जो चंबल की पहाड़ियां जो है उससे लेकर सरस्वती नदी के जंगल क्षेत्र तक था। जो प्रेजेंट डे में जो अलवर और भरतपुर है उसके भी कुछ भूभाग इसके अंतर्गत आते थे। अगली स्लाइड में राजस्थान के मैप में हम देखेंगे कि ये जंगल प्रदेश और मत्स्य जो जनपद है वो कौन से क्षेत्र में विकसित हुई थी। और जो मत्स्य जनपद है उसकी राजधानी विराटनगर थी, उसको बैराट भी कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं एग्जाम की दृष्टिकोण से। उसके बाद में जो अगला इम्पोर्टेंट है वो है सूरसेन। तो जो सूरसेन जनपद है उसकी राजधानी मथुरा होती थी, प्रेजेंट डे मथुरा आप जानते हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश और जो राजस्थान का ये वाला जो हिस्सा है, जयपुर वाले हिस्से को छोड़ दीजिए, जो भरतपुर, धौलपुर और करौली जो जिले हैं, और उसके बाद में जो उत्तर प्रदेश का जो मथुरा और जो ब्रज का क्षेत्र है, ये सूरसेन महाजनपद के रूप में विकसित हुआ था। उसके बाद में जो शिवी जो जनपद है वो जो राजस्थान का जो दक्षिण राजस्थानी जो हिस्सा है, जहाँ पे मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको शिवी जनपद के रूप में विकसित हुई थी। ये चित्तौड़गढ़ के पास इसकी राजधानी थी। और ये जो शिवी जो जनजाति है वो जब सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ था तो उस वक्त ये पंजाब से होते हुए दक्षिण राजस्थान तक आए थे और इसका जिक्र भी इतिहास में मिलता है। तो इस तरीके से हमने राजस्थान की जो 4 इंपॉर्टेंट जनपद हैं, जांगल, मत्स्य, सूरसेन और शिवी, उनके बारे में जाना। इनके बारे में आपको इनकी राजधानी पता होनी चाहिए और इनका भूभाग पता होना चाहिए। उसके अलावा मैंने आपको पिछली स्लाइड में जांगल प्रदेश बताया था, तो वो जो प्रेजेंट डे बीकानेर और जो जोधपुर वाला जो क्षेत्र है, यानी कि जो ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में जांगल प्रदेश का विकास हुआ था। और जो नागौर जो है अई छत्रपुर, वो उसकी राजधानी हुआ करती थी। और जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट किंगडम हमने डिस्कस करी थी वो थी मत्स्य, जो प्रेजेंट डे जयपुर और अलवर जो ये वाला जो क्षेत्र था यहाँ पर डेवलप हुई थी। मैंने नेट पर इससे रिलेटेड एक मैप देखने की कोशिश करी थी लेकिन वो मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने राजस्थान का जो प्रेजेंट टाइम का जो मैप है उसी में इनको इंडिकेट करने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम जानते हैं कि ये जो किंगडम्स जो थी या जो जनपद थी, इनकी शासन प्रणाली क्या थी। तो इनकी शासन प्रणाली मुख्यतः गणतंत्रात्मक थी, यानी कि ये रिपब्लिक्स होते थे। राजा जो है एक वो सेंट्रल हेड होता था और उसके नीचे जो अलग अलग जो प्रांत होते थे उनके भी मुखिया होते थे। और वो जो सारे मुखिया जो हैं वो एक सभा के सदस्य होते थे। और जो राजा का जो परिवार होता था, जो राजा का परिवार है वो और ये जो राजा हैं, जो बाकी प्रांतीय जो राजा हैं, ये सभी एक जो सभा होती थी उसका नाम होता था संथागार, यानी कि संस्था और आगार। तो ये जो सभा होती थी वो सारे डिसीजंस लेती थी। उसमें कुछ विषय ऐसे होते थे जिन पर सिर्फ राजा और उनके परिवार का ही हक होता था और उन पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज की जा सकती थी। उनको अनयु विरोध कहा जाता था। आप ये याद रख सकते हैं कि अनयु विरोध क्या है। उसके अलावा जो बाकी विवादाग्रस्त होते थे जिसपे वोटिंग के थ्रू डिसीजन लिए जाते थे, तो हम कह सकते हैं कि भारत में जो मतदान की जो प्रणाली है वो लगभग 4000 या 3000 वर्ष पुरानी है। यानी कि जब महाजनपदों का जो पीरियड था उसी टाइम पर भारत में वोटिंग की जो व्यवस्था है वो शुरू हो गई थी। उसके साथ साथ ये जो संथागार जो सभा थी वो राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण करती थी। और इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो केंद्रीय संथागार है उसके अलावा जो प्रांतीय जो राजा होते थे उनकी भी अपनी एक प्रांतीय संथागार होती थी। हालांकि एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी और ऐसा माना जा सकता है कि ये व्यवस्था लंबे वक्त तक चलनी चाहिए थी, लेकिन जो राजा थे इनमें आपस में फूट थी। जैसा कि हमने पूरे इतिहास में देखा है कि जो अलग अलग जो राज्यों के जो राजा हैं उनमें कहीं न कहीं फूट होती थी और उसका कारण जो है वो उन राज्यों का पतन का कारण बनता था। उसके अलावा जो मगध साम्राज्य जो है उसकी जो विस्तारवादी जो नीति थी उसकी वजह से भी ये जो बाकी जो सारी जनपद थी वो मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गई थी। जब आगे मौर्य काल आता है उस टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा एक पैन इंडिया साम्राज्य स्थापित किया था, वो हम आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को संथागार जो है ये सभा क्लियर है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लेरिफाई। सो मूव अहेड। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि पहले भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका जो पीरियड है वो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है, या आप कह सकते हैं 1000 ईसा पूर्व भी मान सकते हैं। उसके बाद में भारत का में जो है लगभग 500 से 600 ईसा पूर्व के आसपास महाजनपदों का काल आया। और ये महाजनपदों का जो काल है वो आगे जाके जो मगध साम्राज्य था उसने
जितने भी सारी जनपद थी बाकी उन सबको अपने कंट्रोल में ले लिया था। और ये एक जो पूरा है ये पहला पैन इंडिया किंगडम एस्टेब्लिश करी थी। और ये किसने किया था? ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिनके बारे में मुझे यकीन है कि आप लोग जानते होंगे निश्चित रूप से। आचार्य चाणक्य के वो शिष्य थे और आचार्य चाणक्य ने ही उनको चंद्रगुप्त को एक किंग के रूप में डेवलप होने की शिक्षा दीक्षा दी थी और भारत में जो पहला पैन इंडिया साम्राज्य है उसको स्थापित करने में उसकी मदद करी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो लगभग 25 वर्ष की आयु में ही किंग बन गया था मगध का, और उसके बाद में उसने एक्सपेंशन करना शुरू किया। उसी वक्त जो एक इम्पोर्टेंट घटना हुई थी वो ये थी कि जो भारत का जो पश्चिमी भूभाग था यहाँ पर सेल्यूकस जो निकेटर है उसका अटैक हुआ था। ये जो सिकंदर जो किंग है उसका सेनापति था। और उसके बाद में यहाँ पर जो युद्ध हुआ था उसमें संधि हो गई थी और उस संधि के फलस्वरूप 500 हाथी लेकर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र जो है वो उनको दे दिया गया था। और जो बाकी जो साम्राज्य है वो भारत के जो मगध क्षेत्र है उसके अंतर्गत आ गया था। तो आप देख सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त का जो विशाल साम्राज्य था उसमें जो अफगानिस्तान में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य, कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। और जो तमिल ग्रंथ है ऐनानूरू और मुर्नानूरू, उनमें ये जिक्र मिलता है कि जो कावेरी जो नदी है उसके तट तक लगभग चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य स्थापित हुआ था। उसके जो साउथ में जो किंगडम्स थी उनका नाम चोला, पांड्या, केरला पुत्र और सत्यपुत्र था। आपकी बुक में हालांकि इसका जिक्र नहीं है, लेकिन ये जो चारों जो किंगडम्स थी इनको संगम पीरियड कहा जाता है, यानी कि ये संगम काल की श्रेणी में आता है, जिसको हम बाकी दूसरी बुक में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ रेफरेंस बता रहा हूँ कि जो चोला चेरा और जो पांड्याज का जो काल है लगभग जो 0 BC के आसपास का, 200 BC से लेकर 200 AD का, उसको संगम काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम यही था कि उसने पहला पैन इंडिया साम्राज्य स्थापित किया था। उसके साथ साथ वो जैन धर्म का अनुयायी था। तो कई बार ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य और जो उसके पुत्र जो अशोक हैं, जिसका आगे वाले स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे, वो किस किस धर्म से संबंधित थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म से संबंधित है और हम आगे वाली स्लाइड्स में जानेंगे जो अशोक है वो बुद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट घटना होती है कि जो मगध जो क्षेत्र है वहां पर एक अकाल पड़ता है और उसकी वजह से जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो जो भद्रबाहु जो है वो एक जैन मॉन्क हुआ करते थे, उनके साथ उनसे उन्होंने दीक्षा ली थी और उनके साथ ही वो यहाँ मगध से वो दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला में आ गए थे। तो जो श्रवण बेलगोला है, आपने ये फोटो डेफिनेटली नेट पे या अखबार वगैरह में देखी होगी। ये भगवान बाहुबली की मूर्ति है जो जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थान के रूप में ये क्षेत्र जो है वो जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम में श्रवण बेलगोला के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि श्रवण बेलगोला जो है वो जैन धर्म का एक इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थान है। उसके बाद में जो मौर्य साम्राज्य है उसका इम्पोर्टेंट किंग जो है वो है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार। तो बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और उसको अलग अलग जो लेखक हैं उन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं। हालांकि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं नहीं मानता कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। उसके बाद में जो इसका इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ है वो ये है कि इनके शासनकाल के दौरान तक्षशिला में 2 विरोध हुए थे और जो इनका जो पुत्र है अशोक, उनको वहां पर सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए भेजा गया था। उसके अलावा जो मिस्र का जो किंग है फिलाडेल्फस, उसने डियानीसियस को राजदूत बनाकर चंद बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप याद रख सकते हैं। बाकी एग्जाम्स में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, बिंदुसार के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से जो जुड़ी जानकारियाँ हैं उनको ज़्यादा याद रखने की कोशिश करें। उसके बाद में हम आते हैं बिंदुसार के जो पुत्र है अशोक। तो अशोक भारत का एक सबसे ग्रेटेस्ट किंग माना जाता है आज भी। तो उसके क्या क्या कारण है और क्यों ऐसा माना जाता है हम वो जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो अशोक है और उसके जो शासनकाल के बारे में जो जानकारियां हैं वो विभिन्न अभिलेखों से हमें प्राप्त होती है। अभिलेख होता है कि जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वहां पर जो या तो आपने वहां पे जो पत्थर मौजूद हैं, जैसे कि कोई चट्टान मौजूद है, उस चट्टान के जो सरफेस है उस पे आपने कुछ ना कुछ लिखवा दिया, खुदवा दिया कोई भी लेख, या फिर आपने एक
पत्थर का जो स्लैब होता है उस पे आपने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी लिखवा के और आपने उसको इंपॉर्टेंट जगह पे स्टैब्लिश कर दिया। तो अशोक जो है वो पहला किंग था जिसने पत्थर और चट्टानों पर जानकारियों को खुदवाया था। तो उस तरीके से उन अभिलेखों के द्वारा हमें अशोक के बारे में जानने को मिलता है। और इन अभिलेखों में अशोक को देवनामप्रिय या देवनामप्रियदस्सी के रूप से भी जाना जाता है। दो इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं, मस्की का जो दक्षिण भारत में है और गुजरा का। इन्हीं अभिलेखों में अशोक को अशोक के नाम से जाना जाता है। अदरवाइज जो बाकी सारे अभिलेख हैं उनमें देवनामप्रिय और देवनामप्रियदस्सी के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है देवनामप्रिय का जो देवों का प्रिय हो। ये प्राकृत भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में मतलब है जो देवों का प्रिय हो। तो जो अशोक जो है वो खुद को देवों का प्रिय कहलाता था और उसी नाम से वो राज्य करता था। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट जो जानकारी जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि उसका जो क्षेत्र था वो चंद्रगुप्त मौर्य के क्षेत्र से भी उसने लगभग बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था और जो समूचा भारत अफगानिस्तान का जो बड़ा भाग था वो पूरा इसमें शामिल था। अब आती है अशोक के जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट घटना जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो था जो कलिंग जो क्षेत्र था, जो प्रेजेंट डे उड़ीसा का जो कलिंग साम्राज्य था, उस पर अशोक ने अटैक किया था और वो एक बहुत ही बड़ा युद्ध था जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। और उसके बाद में उस जो नरसंहार हुआ था उसको देखते हुए अशोक जो है उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। भारत के इतिहास में ये पहला राजा था जिसने युद्ध की नीति को त्याग किया था, और वो भी एक युद्ध के बाद में, क्योंकि जो उसने युद्ध में नरसंहार देखा तो उसको लगा कि ये जो एक स्ट्रेटजी होती है कि हम युद्ध करते हैं और उसके बाद में अपने राज्य का एक्सपेंशन करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, बेकसूर लोग मारे जाते हैं और हासिल कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरीके से जो अशोक ने कलिंग आक्रमण के बाद में अपना जो हृदय परिवर्तन किया वो इतिहास की एक सबसे बड़ी घटना के रूप में जाना जाता है। और इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि हाथी गुम्फा अभिलेख कैसा दिखता है और ये कहाँ है। जो प्रेजेंट डे भुवनेश्वर है उससे थोड़ा सा दूर उदयगिरी और खंडागिरी की पहाड़ियां हैं, वहीं पे ये हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन यानी जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये खुदा हुआ है। ये प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। अगली स्लाइड में हम इसकी फोटो भी देखेंगे। उसके बाद जो कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसके बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और ये बौद्ध धर्म उसने जो अपनाया था वो अपनाया था मोगली पुत्र तिस्य, ये जो एक बौद्ध साधु हुआ करते थे, इनकी प्रेरणा से। तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि अशोक के गुरु का नाम क्या था, तो हम कह सकते हैं कि मोगली पुत्र तिस्य की प्रेरणा से अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाया था। बुद्ध धर्म और अशोक का जो संबंध है वो आगे वाली स्लाइड्स में ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो अशोक है उसने जैसे जैन और बुद्ध धर्म है उसी तरीके से एक आजीविका धर्म होता था, आजीविका सेक्ट कह सकते हैं हम। इनके साधुओं के लिए बराबर हिल्स जो हैं वो प्रेजेंट डे बौद्ध में है, उनकी भी हम अगली स्लाइड में चित्र देखेंगे। तो वहां पे कुछ पहाड़ियों को खोदकर केव्स का निर्माण किया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि बराबर केव्स जो हैं वो किसने डेवलप करी थी। उसके अलावा अशोक ने लुम्बिनी जो कपिल वस्तु है वहां की भी यात्रा की थी। धम्म यात्रा क्या होती है हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। लुम्बिनी जो है वो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है, तो वहां की भी उसने यात्रा की थी। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक लघु शिलालेख में अशोक ने खुद को बुद्ध साके भी कहा है। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो सारी जानकारी है कि अशोक को देवनामप्रियदासी के नाम से जाना जाता है, उसने एक जगह खुद को बुद्ध साके भी कहा है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में उसका जिक्र मिलता है कलिंगा युद्ध का, और उसके अलावा जो बराबर जो केव्स हैं वहां पे जो पहाड़ियों का आजीविका सेक्ट के लिए उसने केव्स बनवाई थी। ये अशोक के जीवन से जुड़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जिनमें एग्जाम्स में क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया है उसको थोड़ा मैप और इमेजेस के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। तो जो आजीविका सेक्ट के लिए उसने जो केव्स बनाई थी उसका दरवाजा कुछ इस तरीके का दिखता है। ये जो प्रेजेंट डे जो बोध गया है बिहार में, वहां पे अभी भी मौजूद हैं और बहुत सारे लोग टूरिज्म की दृष्टि से भी जाते हैं। उसके बाद में जहाँ पे कलिंग युद्ध का जो जिक्र है, जिस गुफा की मैं बात कर रहा था हाथी गुम्फा, वो ये है। उसका इस तरीके से ये सामने इसका फेस है और ये एक पूरी पहाड़ी है जिसको उदयगिरी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और जो ये वाला जो ये
छत वाला जो पोर्शन है इसके अंदर का, वहां पे कुछ इस तरीके का ये हाथी गुम्फा अभिलेख देखने को मिलता है। ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। इसमें टोटल 17 लाइन्स हैं जो काफी हद तक मिट चुकी हैं, उनको नहीं पढ़ा जा सकता है हालांकि, लेकिन ये प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में ये प्रमाणित हो चुका है। और इसी में ही अशोक का जो कलिंग का जो युद्ध है उसके बारे में जिक्र मिलता है। उसके साथ साथ शायद आगे वाली स्लाइड्स में उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होगा कि ये जो प्राकृत भाषा है उसका जो ट्रांसलेशन है या जिसको डिकोड करने का जो कार्य था वो जेम्स प्रिंसप ने किया था। जेम्स प्रिंसप एक स्कॉलर थे, ब्रिटिश स्कॉलर। उन्होंने इन अभिलेखों का पहली बार पढ़ने में सफलता हासिल करी थी। तो यूपीएससी भी एक बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, आई थिंक 2015 या 2016 में, आई थिंक 2016 में ये पूछा था। तो आप ये चीज जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख सकते हैं, बाकी एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती है। अब उसके बाद में हम आते हैं कि हमने ये देख लिया कि अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब उसके साथ साथ बौद्ध धर्म का उसने किस तरीके से लोगों के जीवन में पालन करने के लिए कहा या किस तरीके से उसने खुद अपने जीवन में पालन किया, उसका हम थोड़ा सा जिक्र देख लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अशोक ने जो है वो अपने जो किंगडम के जो लोग थे उन पे बौद्ध धर्म को थोपा नहीं। किसी से उसने ये नहीं कहा कि आपको ये पालन करना कंपलसरी है। ये कंपलसरी नहीं था, ये लोगों के लिए वैकल्पिक था। अगर वो चाहें तो इसको अपना सकते हैं, अगर वो नहीं चाहें तो अपने प्राचीन जो जिस तरीके से वो जीते आ रहे हैं उस तरीके से जी सकते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो है धम्मा। तो धम्मा क्या होता है? धम्मा का धर्म जो मॉडर्न डे में हम जिससे धर्म के नाम से जानते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। धम्मा का मतलब है कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि एक इंसान को अच्छा जीवन जीने के लिए अपने जीवन में क्या क्या चीजें पालन करनी चाहिए और किन किन चीजों को नहीं करना चाहिए, वो सब जो एक कोड जो जिसको हम कह सकते हैं या जो एक पूरा जो सार है उसको धम्मा का नाम दिया गया था। तो हम देख सकते हैं कि साधु स्वभाव का होना यानी कि जेंटल होना, इंसान को कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुलता लाना, दया रखना, दान करना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता व अन्य बड़े गुरुओं की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता होना और उचित व्यवहार करना, ये सब धम्म की आवश्यक बातें हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि इनका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी वो चीजें हैं जो एक इंसान के जीवन को एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। और अगर ये सारी चीजें अगर इंसान के जीवन में होती है तो ये सारे आइडियल्स एक अच्छा जीवन प्राप्त कर सकते हैं। और आज भी जो इंसान है वो इन्हीं सब चीजों को अपने व्यवहार में लाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो ये धम्म का जो सिद्धांत है ये काफी इंपॉर्टेंट सिद्धांत था और आज भी इसकी पालन होता है। उसके अलावा जो भाब्रू का जो शिलालेख है ये आप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं कि जो भाब्रू का शिलालेख है उसमें जो बुद्ध के जो त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, इन में जो है अशोक ने अपनी आस्था प्रकट की थी। तो जब हम बुद्धिज्म को डिस्कस करेंगे, जो बुद्ध धर्म को अलग से डिस्कस करेंगे, तब हम देखेंगे कि बुद्ध के त्रिरत्न जो हैं बुद्ध, धम्म और संघ ये क्या है और इनको विस्तृत में जानने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं कि धम्म यात्रा क्या होती है। तो आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है कि अशोक से पूर्व जो राजा होते थे वो पशुओं का शिकार करते थे और उसको जो है वो विहार यात्राओं के नाम से जानते थे। अशोक ने जब अहिंसा को अपनाया और जो हिंसा की प्रवृत्ति थी उसको छोड़ा तो जो पशुओं का जो शिकार है उसको भी बंद कर दिया और उनके स्थान पर अशोक ने कहा कि जो बुद्ध धर्म के जो इम्पोर्टेंट जो स्थान है वहां की यात्रा इंसान को करनी चाहिए और वहां की यात्रा करने से एक तरीके से जो तीर्थ स्थान की यात्रा करने जैसा फल मिलता है। तो ये जो बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो तीर्थ स्थान थे उनकी जो यात्राएं थी इनको धम्म यात्रा के नाम से जाना जाता था। उसके अलावा अशोक के राज्य में जो लोग हैं वो धम्म का पालन करें या फिर धम्म का जो प्रचार प्रसार है उसको प्रचार प्रसार को देखने के लिए कुछ लोग उसने अपॉइंट किए थे और वो जो लोग थे उनका काम होता था कि जनता में धर्म का यानी धम्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने और दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना। ये कंपलसरी नहीं है, सिर्फ प्रोत्साहन देना है, उन पे थोपा नहीं गया था जबरदस्ती। उसके अलावा कारागार से कैदियों को मुक्त कराना, उनकी सजा कम करना और उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना, यानी ये सब जो है वो एक नोबल कार्य हैं, एक अच्छे कार्य हैं। तो इन सब को काम करने के लिए अशोक ने धम्म महामात्रास की स्थापना की थी। अगर हिंदी में उसको धम्म महामात्र कहते हैं तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि धम्म महामात्र का प्रमुख कार्य क्या होता था या धम्म महामात्र क्या है, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके अलावा अभिलेखों का मैंने ऑलरेडी जिक्र कर दिया है। अशोक के बहुत सारे अभिलेख मिले हुए हैं, वो जो दक्षिण भारत में गंधार और अफगानिस्तान से लेकर
पश्चिम भारत में अफगानिस्तान और गंधार से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक और दक्षिण में कावेरी नदी के तट तक हमें इनके अभिलेख मिलते हैं। तो ये अभिलेख मुख्यतः 2 लिपियों में है, ब्राह्मी लिपि जो उत्तर पश्चिम भारत है, यहाँ के जो अभिलेख हैं या जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है, जबकि जो पश्चिमी जो भारत है जहाँ पे जो अभिलेख मिले हैं वो मुख्यतः खरोष्टी भाषा में है, खरोष्टी लिपि में। तो ये 2 इंपॉर्टेंट लिपियां हैं, उनको आप याद रख सकते हैं। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, जो मुख्य भारत है और जो उत्तर भारत है उसमें जो जितने भी अभिलेख मिलते हैं वो सब ब्राह्मी लिपि में है, और जो पश्चिमी जो भारत है वहाँ पे जो अभिलेख मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में है। उसके अलावा हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि जो मोगलीपुत्र तिस्य था, जो एक श्रीलंका का साधु था, उसकी प्रेरणा से उसने देवनामपीय की उपाधि धारण की थी, और उसके साथ साथ एक जो इम्पोर्टेंट जो इवेंट थी अशोक के जीवन काल की, वो थी तृतीय बुद्धिस्ट संगोष्ठी की व्यवस्था करना, जिसके बारे में हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर है, ये मोगलीपुत्र तिस्य है और ये जो है वो अशोक का चित्र है, और ये 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो चल रही है। इसके पहले 2 और बुद्धिस्ट काउंसिल हो चुकी है, 1st और 2nd, जिनका जिक्र हम जब बुद्धिज्म को डिस्कस करेंगे उसमें करेंगे। हालांकि जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल है वो लगभग 250 ईसा वर्ष पूर्व हुई थी और वो अशोक के संरक्षण में थी, यानी जो इसका जो व्यवस्था है वो अशोक ने की थी, और जो इसमें जो प्रमुख जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिस्य, जिनसे प्रभावित होकर अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाया था। तो ये था अशोक के जीवन काल से जुड़ी इंपॉर्टेंट घटनाओं का जिक्र। अब जो अगला जो वीडियो बनाएंगे हम उसमें डिस्कस करेंगे कि जो मौर्य काल था उसमें प्रशासन कैसा था। उसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो उत्तर भारत है उसमें मौर्य काल का पतन हो गया और उसकी जगह पर शुंग शासन आ गया था। उसके बाद में शुंगों की जगह पे सातवाहन शासन आ गया था, और लगभग 300 एडी यानी कि जो ईसा के जो जन्म के 300 वर्ष बाद यानी 300 एडी उस टाइम पे उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। तो ये सब हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड में आई थिंक काफी हो चुका है, इसलिए इसको अभी यहीं पे पॉज करते हैं, और जो बाकी चैप्टर है वो अगली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। सो इस सेशन खत्म करने से पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस वन थिंग विद यू पीपल, और वो ये है कि मैंने ये लेक्चर बनाने के लिए नोट्स नहीं बनाए हैं, जबकि मैंने जो बुक्स में पैराग्राफ्स दिए हुए हैं उन्हीं को एज इट इज़ यूज़ किया है। उसके पीछे मेरे 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि जब हम नोट्स बनाते हैं तो हम उन्हीं चीज़ों को अपने नोट्स में लिखते हैं जो हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है तो उसको वही चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे जो हमें इंपॉर्टेंट लगती है। इसलिए कई बार ऐसी चीज़ें भी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है जो हमारे नोट्स में नहीं होती है। तो उस तरीके से हमें बुक्स पे रिलाई करना चाहिए, ना कि नोट्स पे। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है नोट्स का एक डिसएडवांटेज ये है कि उसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं रहती है। आपने एक टॉपिक डिस्कस किया, उसके बाद में आपको अगला टॉपिक डिस्कस करने के बीच में जो एक लैक ऑफ कंटिन्यूटी आ जाती है। तो उन 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने पैराग्राफ यूज़ किया है। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि I need to change something in my teaching strategy, so you people can tell me by writing it in the comment section। आप comment section में अपने सुझाव दे सकते हैं। उसके अलावा आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक में आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहाँ पे भी मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बाकी लोगों के लिए भी यूज़फुल हो सकता है तो आप बाकी लोगों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इसको। और अगर आप कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं जो मैं बनाता हूँ इन फ्यूचर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।